वेलकम ऑल। लास्ट जो हमने वीडियो देखा था मोल कंसेप्ट पे, उस पे हमने ग्राम एटॉमिक वेट तक कंप्लीट किया था और उसके आगे सेकंड वीडियो है उसका मोल कंसेप्ट सीरीज का ही। तो होपफुली आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा होगा, उस पर जो मैंने आपको कहा था वर्कआउट करने के लिए वो आपने किया होगा। देन नेक्स्ट मैंने साथ ही में उसके लिखा था ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो सेम जैसा हमने ग्राम एटॉमिक वेट के अंदर देखा था, सेम वही चीज यहाँ पर अप्लाई होगी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में। केवल एटम की जगह हमें मॉलिक्यूल का यूज करना है। मॉलिक्यूल का यूज किस तरह से करेंगे, सपोज आपको इसको भी हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी हमें एक्सप्लेन होगा। ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मे भी आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखा हुआ ना मिले, क्योंकि एज ए साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल ही है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, अब जैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आता है तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आती है ये कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मतलब हमारे पास 1 Na मॉलिक्यूल्स H2O के हैं, दैट इज 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि हमें जो फाइंड आउट करना है वो Na मॉलिक्यूल्स जो है उनका वेट फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो molecular weight of H2O equals to 16 plus 2 18U ये होता है। molecular weight of Na molecules of H2O equals to 18U into Na। सेम वही प्रोसीजर होगा, अब हम यहाँ U की वैल्यू रखेंगे और Na की वैल्यू रखेंगे by placing the values of U and Na, that is U means 1.67 into 10 raised to power minus 24 into Na 6.023 into 10 raised to power 23। सेम वही होगा कि ये अप्रॉक्स 1 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास जो Na ग्राम वेट आएगा वो 18 ग्राम्स आएगा, यानी कि आपके पास H2O का अगर 1 मॉलिक्यूल है और उसका वेट मास जो है मॉलिक्यूलर मास जो है वो अगर 18U है, तो अगर आपके पास Na मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका ग्राम वेट जो होगा वो सेम 18 होगा। मतलब 1 मोल जब होगा आपके पास वाटर का तो ग्राम वेट और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इक्वल हो जाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देन हमने अभी तक जो कर लिया है वो ये पढ़ लिया है कि एटॉमिक मास किस तरह से हमने निकाला था। उसके बाद मैंने आपको ग्राम एटॉमिक वेट निकालना बताया, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना बताया, एवोगैड्रो नंबर आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए रिलेटिव जब भी वर्ड आता है साइंस में रिलेटिव, तो इसका मीनिंग होता है कि आप जिस चीज को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं वो किसी कंपैरिजन में कर रहे हैं। सपोज अगर आप नॉर्मल हमारे जो रेगुलर बोलचाल की भाषा है उसमें बोले तो आपके पास मान लीजिए 2 लोग हैं, एक थोड़ा मोटा है और एक थोड़ा पतला है। तो अगर आपने दोनों का वेट मेजर किया और एक का वेट जो आया वो 10 किलो आया और दूसरे का 50 किलो आया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो मोटा वाला पर्सन है वो उस पतले वाले पर्सन से 5 टाइम्स हैवियर है, 5 गुना भारी है। तो सेम वही चीज हम यहाँ पर एटम्स के अंदर अप्लाई करते हैं और उसको हमने नाम दिया है रिलेटिव एटॉमिक मास।
इसको शॉर्ट फॉर्म में RAM भी बोलते हैं। अब इसको समझने से पहले हम कुछ इसका जो स्टार्टिंग है, किस तरह से स्टार्ट हुआ, निकालना और कहाँ पर आके रुका और फाइनली हमें क्या कंक्लूजन मिला, वो हमें देखना है। तो देखिए, अभी आपने मास पढ़ लिया, मास के अंदर आपने ये देख लिया कि जो मास निकलता है उसके साथ हम यू भी अटैच करते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया था। तो सबसे पहले ऐसा हुआ था कि ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड मेजर लिया गया था और ऑक्सीजन का वेट आपको पता है कि 16 U होता है। लेकिन जब इसकी स्टडी की गई प्रॉपर्ली तो पता लगा कि जो 16 U है वो एग्जैक्टली 16 U ना होकर सम पॉइंट समथिंग में 15 पॉइंट समथिंग ऐसा आ रहा है। तो जो ऑक्सीजन लिया गया, ऑक्सीजन को जो एज अ स्टैंडर्ड मान लिया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद हाइड्रोजन लिया गया। हाइड्रोजन का मास जनरली हम जो मानते हैं वो 1 U होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, ओनली प्रोटॉन होता है। तो 1 U जब लिया गया, लेकिन फिर इसका प्रॉपर्ली मास निकाला गया तो वो भी एग्जैक्टली 1 U नहीं आ रहा था, तो इसको भी कैंसिल कर दिया गया स्टैंडर्ड एज अ स्टैंडर्ड मेजर। और फिर उसके बाद लिया गया कार्बन। तो कार्बन का जब मास निकाला गया तो कार्बन का जो मास था वो एग्जैक्टली 12 U आया। कार्बन का वो वाला आइसोटोप लिया गया जिसका कि 12 U मास होता है। 12 और 14 वो होते हैं, तो हमें 12 वाला लेना है, मतलब 6 और 12। तो ये इस फॉर्म को जब लिया गया तो उसका एग्जैक्टली जो मास आ रहा था वो 12 U आ रहा था, तो इसको एज अ स्टैंडर्ड मेजर मान लिया गया। अब इसके बाद देखिए बात कहां से चालू होती है। बात इस तरह चालू होती है कि ये है हमारा कार्बन एटम। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। ओके, देन इसका जो टोटल मास आया 12 U आया। अब क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है तो अगर आपको इसका कंपैरिजन करना है, मान लीजिए किसी और एटम से, तो या तो आप उसका रेशो निकालेंगे, क्योंकि जब भी आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो आपको रेशो निकालना पड़ता है कि 5 टाइम्स हैवियर, 6 टाइम्स हैवियर, 12 टाइम्स हैवियर, कितना हैवियर। या तो आप इसका रेशो निकालिए। रेशो में ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास जो पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है अगर आप उसे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो उससे बचने के लिए क्या किया गया कि इसका जो एक न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को मिलाकर न्यूक्लियन बोलते हैं। तो कोई सा भी एक न्यूक्लियन ले लिया, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों का ही मास जो है वो इक्वल होता है, तो आप कोई सा भी लेंगे उससे काम हमारा चल जाएगा। अब इसका जो एक न्यूक्लियन है उसका जो मास है वो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स है। तो इसका एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन के कंपैरिजन में किस तरीके का है, मतलब आपको नंबर काउंट करने थे कैसे। कोई सा भी आप ले सकते हैं। सपोज आपने सोडियम ले लिया, ठीक है, तो ये तो है हमारे पास है कार्बन का और हमने ले लिया सोडियम का। तो सोडियम के अंदर कितने होते हैं? सोडियम के अंदर हमारे पास टोटल जो है वो, या सोडियम ना लेके हम कुछ और इजी ले लेते हैं, हीलियम ले सकते हैं। हीलियम हमको ज्यादा इजी पड़ेगा। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है, अब अगर आप इसका इन दोनों का मास को रिलेटिव स्टडी करें 4U, तो हमारे पास छोटा बड़ा आएगा, मतलब कुछ अनइजी सा जो आएगा वो मेजर्स आएंगे। तो इसके लिए क्या किया, इसका एक न्यूक्लियन इससे कितना हैवियर है वो हमने निकाला। मतलब इसका जो न्यूक्लियस है या उसका जो टोटल वेट है उसका 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट का मतलब क्या हो गया, एक न्यूक्लियन हो गया, आपने प्रोटॉन लिया है या फिर न्यूट्रॉन लिया है, वो इसके पूरे न्यूक्लियस से कितना हैवियर है वो हमने निकाला। इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक न्यूक्लियन यानी इसका जो 1/12 पार्ट है वो इससे 4 टाइम्स हैवियर हो गया। इसमें तो इसका 1 और इसके 4, तो यानी कि ये इससे 4 टाइम्स हैवियर हो गया। तो सेम डेफिनेशन भी इसी तरह से बनेगी कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। जब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट मीन्स हाउ मच एन एटम इज हैवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम।
मतलब हमने क्या किया, हमने हमारी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, हमने हमारी जो केमिस्ट्री है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके वन पार्ट से इसके रिमेनिंग पार्ट जितने भी टोटल पार्ट है उसका कंपैरिजन निकाला, तो हमें कंपैरेटिवली इजी हो गया। अगर आप 12 और 4 को करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये तो ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो कम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका 1/12 पार्ट लिया। क्लियर? यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सीधे आते हैं मोल पर। तो जब मैंने आपको मोल कैटोन नंबर बताया था तभी आपको बता दिया था कि मोल क्या है। एनीथिंग विच हैज एन नंबर दैट इज कॉल्ड मोल। एंड मोल जो है वो हमारी जो जितनी भी माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं जो आप नहीं देख सकते आपके नेकेड आइज से, उनको ही जनरली उसमें मेजर किया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी चीजें उनके लिए हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड मेजर्स ग्राम, किलोग्राम, लीटर्स एक्सेट्रा हैं। तो मोल क्या है? Na पार्टिकल्स। ठीक है, Na पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं आपके पास, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा। जनरली मोल का एक फॉर्मूला दिया जाता है बुक्स के अंदर, तो वो भी हम देख लेते हैं। मोल इक्वल्स टू ग्राम वेट। किसी भी आपको एटम का, मॉलिक्यूल का अगर ग्राम वेट दे रखा है तो वो हम यहाँ पर रखेंगे, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। आपके पास जो भी है, एटम दिया गया है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया गया है तो मॉलिक्यूलर मास, जो हमें रखना है, और आपके पास मोल निकल जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला जनरली बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाए, देखिए नंबर ही है। कैसे? अगर हम इसी चीज को सिंप्लीफाई करके किसी और तरीके से समझें, सपोज यू हैव अ बॉक्स एंड यू हैव 1 2 3 4 and 5 balls in it। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि 5 balls है, बट अगर आपको नहीं पता, सपोज बॉक्स किया, फिर हम इस 5 को हटा ही लेते हैं। Suppose you have a box and the weight of this total box is 100 grams। और हमने यहाँ पर ये मान लिया है कि जो बॉक्स का वेट है वो नेग्लिजिबल है, मतलब ये जो आपने कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है उसका वेट हमने इसमें मेजर नहीं किया, उसको नेग्लिजिबल मान लिया है उस कंडीशन में। तो ये जो टोटल वेट आया इसका वो 100 ग्राम आया, और आपको बोला हुआ है कि देयर आर सम बॉल्स इन इट ईच वेट इक्वल्स टू 5 ग्राम्स। इसके आपको बोला कि इसके अंदर कुछ बॉल्स हैं और सब उसमें से जो हर एक बॉल का वेट है वो 5 ग्राम्स है, मतलब ऑल द वेट ऑफ ऑल बॉल्स आर इक्वल एंड द वेट ऑफ ईच बॉल इज 5 grams and total weight of this box is 100 grams in which the weight of this cardboard box is negligible। उस कंडीशन में आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ बॉल्स बताइए कितना होगा, तो आप क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? आप टोटल जो मास है उसमें टोटल जो वेट है उसमें आपने एक बॉल का वेट डिवाइड कर दिया, तो आपने क्या किया? 100/5 किया, तो 5 × 10 है 100, तो 20 आपके पास बॉल्स आ गई। एग्जैक्टली हम ऐसा ही करते हैं, तो सेम वही चीज हमने की यहाँ पर। अब आप इस चीज को इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ग्राम वेट ये है और एक एटम का वेट है, एक मॉलिक्यूल का वेट ये है, तो आपके पास के नंबर नहीं आ जाएंगे, मतलब ये क्या है आपके पास? मोल्स आ गए। तो एग्जैक्टली सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे मोल एज ए नंबर निकाल लिया, और मोल के आगे आपको अगर और उसके अंदर और पार्टिकल्स अगर कुछ है तो उनके नंबर निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मतलब इतना बहुत टिपिकल नहीं है मोल,
बहुत ही जनरलाइज करके हम इसको समझ सकते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं या रेगुलर डेज में जो मैथ्स यूज करते हैं उसको थोड़ा सा कोरिलेट करके हम इसको समझ सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि जो फॉर्मूला दिया गया है वो किस बेसिस पर काम करता है। तो इसी बेसिस पर काम करता है कि आपको टोटल डिवाइड बाय 1, टोटल वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके साथ बहुत सारे और फॉर्मूला चलते हैं, लेकिन जनरली मैं जो पढ़ाती हूँ वो फॉर्मूला बेस्ड केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती हूँ। मैं उसको कहीं ना कहीं आपको बेसिक से कोरिलेट करके समझाती हूँ। आप चाहें तो बुक्स में आपको फॉर्मूला बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका जेईई एग्जाम पास में आएगा तो फिर आपके पास इतना फॉर्मूला हो जाएगा कि आपको याद नहीं रहेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छा है कि जो बेसिक्स हैं वो समझा जाए बजाय के फॉर्मूला रखने के। तो ये कहीं ना कहीं वही काम आते हैं। कहीं पर भी आपके पास कोई क्वेश्चन का घुमा फिरा के दे दिया तो आपके फॉर्मूला आपके वहां पे काम नहीं आएगा। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ और अब सीधे हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे वहीं से जहां पर हमें थोड़ा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ वन, या यहाँ पे ग्राम वेट लिख सकते हैं, ग्राम वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। देखिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे एटम भी लिख दिया है। जनरली क्वेश्चंस में इस तरह का नहीं आता है, उसमें सिर्फ लिखा हुआ ये आता है व्हाट इज द ग्राम वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अगर दिया गया है तो आपको वहाँ पे सिंबल बना हुआ मिलेगा हाइड्रोजन का, और आपको खुद देख कर डिसाइड करना है कि वो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो एटम है या मॉलिक्यूल है। अगर आपको सिर्फ सिंगल H लिखा हुआ मिले दैट इज एटम, और अगर आपको इस तरह लिखा हुआ मिले कि व्हाट इज द ग्राम वेट ऑफ हाइड्रोजन और सिंबल हाइड्रोजन का ये हो देन इट इज मॉलिक्यूल। तो आपको देखकर डिसाइड करना है कि आपको वहां पर नीचे ग्राम वेट, आपको वहां पे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास लगाना है या मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास लगाना है। चलिए तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको करना क्या है हमें कि आपको ग्राम वेट निकालना है हाइड्रोजन एटम का। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब आता है तो आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है। तो देखिए इसमें आपको ये पता है कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है, एटॉमिक मास, वो होता है 1U। अब आपको ग्राम वेट निकालना है तो बहुत सिंपल है, U की वैल्यू आप यहां रखिए तो आपको इसका ग्राम वेट मिल जाएगा। ग्राम वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये आपके पास हाइड्रोजन एटम का ग्राम वेट आ गया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास इन ग्राम। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये चीज मैं आपको बता देती हूँ जो आपको नहीं बताई थी। अगर यहाँ पर ग्राम एटम लिखा आता है तो इट मीन्स मोल इज गिवन। इफ ग्राम एटम इज रिटन हियर इट मीन्स इट इज मोल, मीन्स
the question is asking calculate mass in gram. You have to calculate the mass of magnesium in grams when the moles of magnesium are 2. अब आपको क्वेश्चन जो दिमाग में रेज होगा वो ये होगा कि आप कैसे पता लगेगा कि ग्राम एटम मोल है या ग्राम ऑफ निकालना, ग्राम ऑफ एटम है, क्या निकालना है आपको उसमें। तो देखिए जब भी ग्राम एटम लिखा हुआ आता है इसका मतलब है यहाँ पे मोल। आजकल जो न्यू साइंस है उसमें मोल वर्ड को हटा दिया गया है और उसके जगह ग्राम एटम वर्ड का ग्राम एटम का यूज होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है फर्स्ट थिंग तो। और अगर क्वेश्चन में इस तरह आता है ग्राम ऑफ एटम, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ग्राम वेट दे रखा है, मतलब ग्राम और एटम के बीच में ऑफ या समथिंग कुछ भी ऐसा लग जाए तो इसका मतलब है उसका मीनिंग चेंज हो गया है और सिर्फ ग्राम एटम या ग्राम डैश इस तरह लिखा हुआ है इसका मतलब ये मोल है। तो हम वापस से हमारे पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट मास इन ग्राम्स ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। तो हमें अब क्या करना है, आप देखिए क्या गिवन है। जब भी क्वेश्चन आता है फिजिकल केमिस्ट्री में तो यू हैव टू राइट न्यूमेरिकल में आपको ये देखना है कि आपको क्या गिवन है और निकालना क्या है। तो गिवन आपको है मोल ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 2, ये हमें पता है। अब देखिए आपको मोल पता है, जब आपको मोल पता है तो इसका मतलब है कि आप उसका ग्राम वेट इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एटॉमिक मास तो ऑलरेडी आपको पता ही रहता है हर मॉलिक्यूल का या फिर एटम का। तो आप चाहें तो आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि मोल इक्वल्स टू ग्राम वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट किसका? मैग्नीशियम का, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम का। मोल आपको गिवन है 2, ग्राम वेट आपको निकालना है, हमने इसको x मान लिया, x ग्राम, चाहे तो आप ग्राम वेट भी लिख सकते हैं। एटॉमिक वेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24U, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? 48 ग्राम्स। Next question, calculate mass in grams of 2Na molecules of carbon dioxide। अब देखिए अब क्या करेंगे, आपको नंबर दिया हुआ है और आपको ग्राम निकालना है। तो आपको ये पता है कि अगर एक 1 मोल है इसका मतलब हमारे पास 1Na पार्टिकल्स है, और अगर 2 मोल्स हैं तो मतलब 2Na पार्टिकल्स है, हाफ मोल है तो मतलब हाफ Na पार्टिकल्स है, 1/4 Na है मतलब 1/4 पार्टिकल्स है आपके पास। तो यहाँ पर आपको 2Na मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के दिए हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास यहाँ पर 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। 2Na means 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारे पास, किस तरह से करना है। देखिए 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, आपको पता है कि 1 मोल अगर है और तो ग्राम वेट कितना होना चाहिए? 44U होना चाहिए, क्योंकि हमने ग्राम एटॉमिक वेट देखा था, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट देखा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो है अगर 1 मोल आपके पास है तो ग्राम और U दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो आप देखिए 1 अगर है 1 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के होते तो आपके पास जो वैल्यू आती ग्राम्स में कार्बन डाइऑक्साइड की वो आती 44 ग्राम्स, लेकिन अब 2 है तो मतलब उसका डबल आएगा, मतलब 88 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने वर्बली कर लिया। अगर हम इसको फॉर्मूला के बेसिस पे करें तो क्या होगा? फॉर्मूला के बेसिस पे करें तो इस तरह से होगा कि मोल्स आपने रख दिए, ग्राम वेट आपने x रख दिया, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 44 होता है, U आप लगा दीजिए यहाँ पे। तो सॉरी
मोल्स आपने 2 रखे, x 44u, x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में 88 ग्राम्स। तो ये है फॉर्मूला और बेसिक्स की तरीके से करने में डिफरेंस। फॉर्मूला में आपको इतना थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक याद है तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास जब भी आपके पास Na मॉलिक्यूल्स होते हैं या Na पार्टिकल्स होते हैं तो उस कंडीशन में जो ग्राम वेट का मैग्नीट्यूड है वो U के इक्वल हो जाता है। तो अगर डबल होगा तो फिर वो डबल हो जाएगा, हाफ है तो हाफ हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये फॉर्मूला के बेसिस पे हो गया। और जो बेसिक्स के बेसिस पे मैंने वर्बली करके बताया वो आपको फुली समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो है हमारा वो अच्छे से देखा होगा, समझा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। न्यूक्लियॉन्स का मतलब आपको पहले ही बता चुकी हूँ। न्यूक्लियॉन्स मीन्स पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उन दोनों का टोटल जो है वो न्यूक्लियॉन कहलाता है। अगर अलग अलग पूछा जाए तो आपको अलग अलग निकालना है। न्यूक्लियॉन बोला जाए तो आपको उनका टोटल सम कर मतलब सम ही निकालना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम। अब जब क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है, मोल भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो देखिए फिर आप अपने बेसिक्स पे लौटेंगे। किस तरह से? आपको बोला है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम है। अब आपको 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम दे रखा है, इसका मतलब कि ये है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा उसके अंदर, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, क्योंकि आपको नंबर पता लगेगा तभी तो उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन कितने हैं वो पता लगेगा। किस तरह से? सपोज देखिए आपको ये बोला कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस, ये कार्बन एटम हो गए, ये जो मैंने बनाया ये कार्बन एटम है और ये यहाँ पे इसकी न्यूक्लियस है। अब जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि कार्बन एटम टोटल है कितने, अभी तो आपको पता लग रहा है कि 6 मैंने बना दिए, बट आपको जब ये 6 बने हुए दिखेंगे तो आपको पता लगेगा ना कि इसके अंदर 6 न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस के अंदर टोटल 12 न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। तो 12 न्यूक्लियॉन्स है तो 6 में कितने होंगे, 6 इंटू 12 कर दोगे तो आपके पास ये टोटल न्यूक्लियॉन्स आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपको पता है, इसमें आपको पता करना है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली बात कि जब भी आपको ग्राम में दिया जाए कुछ और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ आयंस या कुछ भी निकालने को बोला, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपको ग्राम में दे रखा है उसके अंदर Na कितने हैं, उसके अंदर नंबर कितने हैं, मोल कितने हैं, उसके बाद में आप उसके अंदर जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपको 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम दे रखा है, यानी कि ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल ही है, मतलब ये 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया। अब एक बार क्वेश्चन को पर्टिकुलर सॉल्व भी कर लेते हैं। तो मोल इक्वल्स टू ग्राम वेट बाय एटॉमिक मास हमने रख दिया, तो मोल हमारे पास आएंगे 12 बाय एटॉमिक मास 12, मतलब 1 मोल आ गया। अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो आपको ये पता है कि 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है, Na कार्बन एटम्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। अब Na कार्बन एटम्स होने चाहिए। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास टोटल नंबर जो आया वो Na आ गया, इसकी जगह पे हमारे पास Na आ गया। अब आपको ये पता है कि एक कार्बन एटम के अंदर टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, 1 कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, मींस न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, 12 हो गए। तो Na कार्बन एटम्स में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 12
12 इंटू n न्यूक्लियॉन्स। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर है तो उसके ऑप्शन के ऊपर कि आपको 12 n न्यूक्लियॉन्स दे रखा है या आपको सॉल्व करके दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे n की वैल्यू रख देनी है आपको और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 100 AMU। क्वेश्चन देखा जाए तो एक बार को ना इसमें मोल है ना इसमें कुछ भी नहीं है, ग्राम वेट है, तो किस तरह सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको बॉल का एग्जांपल एक बॉक्स से एग्जांपल दिया था, कहा था इसके अंदर कुछ एटम्स हैं। सपोज ये आपके पास बॉक्स है जिसका की जो वेट है हम नेग्लिजिबल मान लेंगे और ये आपको 100 AMU दे दिया गया। अब इसके अंदर कुछ हीलियम एटम्स हैं, हमारे को नहीं पता कितने हैं, लेकिन आपको ये तो पता है जो हीलियम एटम है उसका एटॉमिक वेट 4U होता है, ऑब्वियसली हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि जितने भी हीलियम एटम होंगे पूरे यूनिवर्स के अंदर उन सबका वेट ही 4U होगा, ऑब्वियसली हमें पता है। तो जब हमें पता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होने में कोई मुश्किल है ही नहीं। आपको टोटल वेट पता है, आपको एक का वेट पता है, तो आप कैसे निकालेंगे नंबर, तो नंबर इक्वल्स टू आ जाएगा 100/4 मीन्स 25 atoms of helium। या अगर आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना चाहें, अगर बोर्ड पर्पज से करते हैं तो इस तरह से करेंगे कि 4 AMU contain atom of helium equals to 1 AMU contains atom of helium equals to 1/4 तो यहाँ पर जितने भी मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे बेसिक्स में से बनते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब आप अपनी बुक्स देखिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। और मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं उसमें से आप 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, मतलब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मोल कंसेप्ट पढ़ें तो एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लेंगे, ना सोचें कि बिल्कुल हमें तो पढ़ चुके हैं, हमें समझ में आ गया एक बार में तो हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में पढ़ने के बाद में आप 10 में से 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है। अब आपको फिर से एक बार रिविजन करने की जरूरत है, जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो करने की जरूरत है, और थोड़ा सा माइंड को मेकअप करने की जरूरत है कि हम कैसे इसको आपकी जो नॉर्मल मैथ्स है, नॉर्मल मैथ्स मतलब जो आप रोज की चीजों में काम में लेते हैं, जैसे कि आप कुछ सामान लेकर आए या फिर बाजार में से आप पेन पेंसिल और कॉपी पेन या जो भी कुछ लेकर आए तो आपने उसका हिसाब किस तरीके से लगाया, तो बस उसी को थोड़ा सा दिमाग में रख के इसके अंदर फिट बैठाना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो मोल कंसेप्ट का रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।